आवाज आ रही है सभी को? आ रही है जी, आ रही। जी सर, आ रही है। हाँ, चलो दोबारा ज्वाइन कर लिया। इसके लिए अब नया से अपनी बात चल रही थी। मोनिता बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से बोलें, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग हो रही है। आपकी फोटो टेढ़ी हो रही है। मेरी फोटो टेढ़ी हो रही है? हाँ, अब ठीक है। चलो। हाँ जी सर, जैसे आपने लिखा एकाग्रता के ऊपर आपने लिखा था, तो उसमें आपने सन का एग्जाम्पल दिया था, है ना, और प्रकृति को लेकर के। और हम जैसे हमारा जो मन है वो बहुत सारी चीजों में बिखरा हुआ है, मतलब तो हमको वहां पर उस सबको एक में समाना है। वही चीज आपने मन के लिए लिखा था। और दूसरी बात आपने जो बताया था कि ऊर्जा का बहाव जो है ना, उसके लिए भी आपने बताया था कि जैसे नाक है, स्पर्श के द्वारा है, जो भी। तो अपना सारा कुछ जो है, अगर हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी से ही सारी एकाग्रता हम प्राप्त कर सकते हैं। जो मुझे समझ में आया था कि प्रकृति किस तरह से बिना अपना ध्यान इधर उधर उनका कहीं भी नहीं होता है। प्रकृति की जो भी चीजें होती हैं, पेड़ पौधे लीजिए, जीव जंतु ले लीजिए, वो भी कभी इधर उधर अपना ध्यान उनका कहीं नहीं होता है। उनको जो कर्तव्य जिस समय करना है वो बिना इधर उधर के भटकाव के बगैर अपना कर्तव्य करते हैं। जबकि हमारा ध्यान जो हम मनुष्यों का ध्यान इतना भटका हुआ है, एकाग्र नहीं है कहना चाहिए। तो इस वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। आपने सूर्य का उदाहरण दिया था कि किस तरह से वो एकाग्र है और लगातार अपना वो कर्तव्य न जाने कितने वर्षों से प्रकृति के प्रति अपना जो उसका कर्तव्य है रोशनी देने का और ऊर्जा देने का, वो लगातार करता आ रहा है। तो इस तरह से हम भी ध्यान के द्वारा अपनी इस एकाग्रता को और श्वास जो है सब, इसका जो मूल आधार है वो श्वास है, जो आपने हमें अब तक समझाया है कि हम श्वास को अगर बहुत ध्यान से एकाग्र होकर अपने अंदर समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आपने समझाई है, जैसे वो हमारे अंदर समा जाती है, उसको अगर हम एकाग्रता के साथ श्वास लेना ही ध्यान से अगर हम करते हैं, तो जो भी हमारे अंदर का बिखराव है वो खत्म कर सकते हैं हम लोग। जो मुझे इतना समझ में आया, तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि प्रकृति के प्रति बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड मैं महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि बहुत, मतलब मैं रोमांचित हो जाती हूँ जब मैं प्रकृति के एक छोटे-छोटे हिस्से को भी देखती हूँ ना, एक छोटे से पत्ते को भी देखती हूँ, पौधे को, तो मुझे बहुत उसके प्रति मतलब ये आदर सम्मान जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है उनके प्रति, बहुत ज़्यादा, कि कोई भी अपेक्षा नहीं है उनको कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, कोई प्राप्ति का उनको आशा नहीं है कि कोई मुझे ये देगा, कोई मुझे धन्यवाद बोलेगा, कोई मुझे पानी देगा। निरंतर वर्षों से वो ऑक्सीजन देते हैं और फल देते हैं, हमको आश्रय देते हैं। तो उनका जो जीवन है ना, वो सच में प्रेरणादायक है। मैं बहुत ज़्यादा उनके प्रति आदर भाव अपने मन में महसूस करती हूँ। और वही कहीं सूर्य भी है, वो तो खैर आधार है जीवन का। सूर्य की ऊर्जा जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। तो हम मनुष्य बुद्धिजीवी होते हुए भी हम ऐसा क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ भोग रहे हैं। हमारा जीवन केवल हमने भोग युक्त बना दिया है, जबकि इसको हमको योग युक्त करना है। और हमारी अवस्था वो हो जानी चाहिए, अपना अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति इतना सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए, तो हम उच्चतम अवस्था को, अपने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये मुझे समझ में आया जी। यानी ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, ये पकड़ में ही बात आपके? ध्यान ध्यान से और से। श्वासों के द्वारा बहुत लाभ ये समझ में आया सर। श्वासों का बहुत अहम रोल है इसमें। हमने श्वासों को इतना हल्के से लिया है अब तक और बहुत हमने वेस्ट किया है, ऐसा मुझको समझ में आया जी। तो आपको ये जागृति आ गई इस बात की भी, श्वास एक सेतु का काम कर रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, परम सत्ता, परम शांति, परम शक्ति,
ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, कई नामों से हम जानते हैं, वो सारा कुछ नहीं, अलग मैटर है, वो तो इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल। वो श्वास ही है, प्राण शक्ति ही है, और वो हम खुद हैं। अगर एकाग्रता बढ़ानी है तो श्वासों पे पूरा भरपूर आपका अटेंशन होना चाहिए, मन वहीं पे रहे। जैसे ही श्वास पे मन टिकता है, मन अमन हो जाता है, यानी वो मन गायब, विलीन हो जाता है, कोई विचार नहीं आते, आपका ध्यान सीधा नाभि पे अपने आप चला जाएगा। लंबे अभ्यास में जाने से नाभि आपकी सक्रिय हो जाएगी, नाभि सक्रिय हो जाएगी तो ऊपर के चक्कर सारे खुलने आसान हो जाएंगे। मेन मुद्दा स्वादिष्ठान चक्र को और मणिपुर चक्र को भेदना ही है, वहाँ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा सशक्त माध्यम है, श्वास के जरिए से आप आंख बंद करके बैठिए, आंख खोल के बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेन मुद्दा ये है, हमें अंदर की विवेचना करनी है। आंतरिक अंतरपटल, जो ये अंतरपटल है, मस्तिष्क का बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है, अंदर वाला हिस्सा, जैसे आप हल्की सी आंख बंद करेंगे तो यहाँ पे एक प्रकार का अंधकार, मांसपेशियाँ दिखने वाली बात, रेडिश, येलोइश कलर, ब्राउनिश कलर, ब्लू कलर बन दिखने शुरू होते हैं, वाइटिश भी हो जाते हैं। तो इनके बीच में अपने आप को एकाग्र करना है। करते 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 देखेंगे आप खुद का पता भी नहीं लगेगा, आपका खुद का एहसास भी नहीं होगा मैं कहाँ हूँ। तो एकाकार हो जाता है, वो क्षण बड़े कीमती होते हैं। एकाकार होना किससे? श्वास के जरिए से। श्वास कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, श्वास नाक के आगे आगे 1.5-2 इंच के अंदर रुकते हैं, इससे ज़्यादा होते भी नहीं है, क्योंकि जिसके बाद जो है 7-8 इंच का हिस्सा, वहाँ पे दुख तकलीफ है, संसार है, उसके बाद फिर आनंद की या सुख प्राप्ति होती है। तो बीच का हिस्सा श्वासों का जो है वो बड़ा छोटा लेने की वजह से तकलीफ संसारिक मिलती रहती है। अगर वो थोड़ा पार कर जाएं, लंबे गहरे श्वास लेते चले जाएं, जो पिछले के लगभग 3-3.5 सालों से लेने बोली जा रही है, लिखी जा रही हैं कि लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास, तो शरीर भी शुद्ध रहता है, विचार भी शुद्ध रहते हैं, कर्म भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। हर दृष्टि से आदमी अपने आप को परिपूर्णता की ओर ले जा रहा होता है। और टॉपिक कितना प्यारा है, इसकी भाषा को समझ में लगता है, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं इसकी भाषा बड़ी गूढ़ है। इसमें गूढ़ वाली बात मेरे को समझ में नहीं आई, क्या गूढ़ वाली बात है? आप बोलिए कौन सा सेंटेंस है पुरुषोत्तम जी, ताकि मैं उसको क्लैरिफाई करूं। पुरुषोत्तम जी, गोयल साहब, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर, आ रही है। नहीं, पुरुषोत्तम जी ने कहा भाषा बड़ी गूढ़ थी, एक बार समझ में नहीं आया पढ़ने के। ऐसा कौन सा सेंटेंस था जो नहीं पढ़ने में आया, समझ में नहीं आया? चलो, शालू उर्मिला जी जुड़े हुए हैं। उर्मिला जी चले गए? चलो आ जाएंगे। हाँ जी। उनके पास मोबाइल की समस्या है। मैं छाया जी से कहूँगा, सर एक छाया जी चीज आपने टॉपिक सर पढ़ा? एक चीज पूछना चाह रही थी कि हाँ, आज मैंने कहीं देखा कि जब हम स्नान के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमको नाभि में ही पानी डालना चाहिए, क्योंकि वहां से 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन होता है, ऐसा कुछ बताया था। तो क्या ये सच है या ये पूछना देखिए, था। नाभि में रात को सोने से पहले थोड़ा सा तेल जरूर डाल लीजिए। तेल है, देसी घी है, जो अच्छा लगे, कोई भी तेल कोई भी डाल सकते हैं। उसका कारण है कि लुब्रिकेशन मिलता है। लुब्रिकेशन नोज के, नॉस्ट्रल्स हैं, कान के हैं और नाभि वाले हैं। इससे परिणाम ये कि कोई भी चीज़ है जो मशीनरी चल रही है, उसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन देने में, खाने भोजन के अंदर भी थोड़ा देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए खाते वक्त, तो शरीर में थोड़ी सी जो है क्या बोलूँगा मैं, चिकनाई थोड़ी सी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो फंक्शनिंग है और ये की वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो पानी डालना भी अच्छी बात है। पानी सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले नाभि को साफ करिए अच्छी तरह से। उसके बाद फिर आप आंखें हैं, आपके कान हैं, आपके एक शरीर के जितने भी अंग हैं, हल्का हल्का सब पे जिस तरह से भी सफाई करते हैं करिए।
बाद में अच्छी बात यह है कि तौलिया पतला सा लेकर के सारे शरीर को रगड़िए नहाने के बाद, नाभि के हिस्से को अच्छी तरह से रगड़िए, ताकि क्या है वहाँ पे सारा जो प्रोग्राम है डाइजेशन का सारा हिलता है, बड़ी आँच छोटी आँच, और पीठ को रगड़िए अच्छी तरह से, 3-4 मिनट इस पर लगाइए। और एक खास बात और, नहाते वक्त जो पैर के पंजे हैं, एड़ियाँ हैं, इनमें आप 1-1, 2-2 मिनट जरूर लगाइए। स्क्रबर आते हैं, अच्छी तरह से रगड़िए एड़ियों को, पंजों को, हाथों से भी और उससे भी, ताकि क्या है यहाँ की एक्सरसाइज हो जाएगी तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। रात में सोते वक्त भी आप कर सकते हैं, नहाते वक्त भी कर सकते हैं, तो आप किसी रूप के अंदर भी दर्द महसूस नहीं करेंगे, बीमार नहीं होंगे। अगर थोड़ी बीमारी है, नींद ढंग से नहीं आ रही है, तो रात को सोते वक्त इस तलवों को अच्छी तरह से 2-3 बूंदे सरसों के तेल की लेके अच्छी तरह से इसको आप रगड़िए अच्छी तरह से 5-10 मिनट, और फिर आप देखिए कितनी गहरी नींद आती है, और बिल्कुल डाइजेशन भी ठीक रहता है और आदमी स्वस्थ बना रहता है, जॉइंट्स पेन वगैरह खत्म हो जाते हैं। ये हाथ के पंजे हैं, इस पर भी ताड़ी बजानी होती है, ऐसे बजाते हैं कम से कम 100-150 बार, और इसको आप चलते चलते ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। आप सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम जब फ्री हो जाए 5-10 मिनट ऐसे करेंगे तो ये पूरा पेट है हमारा, तो ये नाखून से एक्सरसाइज करने से क्या हमारे जो कंधे मजबूत हो जाते हैं और किसी प्रकार का दर्द वगैरह नहीं होता। ये सब ये तो रूटीन की बात है, कई बार चर्चा कर चुका हूँ मैं, आपने बात छेड़ दी फिर कह दिया। तेल रात को सोते वक्त जितने भी हमारे द्वार हैं लगाने चाहिए, जिससे क्या है साफ सुथरा रहे, और स्किन के ऊपर भी तेल लगे तो बीमारियां जो होती हैं पैरों से नाखूनों से शरीर में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ से अगर तेल लग गया रात को तो मच्छर मक्खी वगैरह भी नहीं काटेंगे, कुछ और भी तकलीफ नहीं होगी, नींद भी ढंग से आ जाएगी। ये कॉमन सी बात है। पानी का गिलास गर्म पी के सोना चाहिए, और सुबह उठ करके 2 गिलास पानी पीना चाहिए। सुबह वाला पानी नॉर्मल ना हो, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो, चाहे आप तुलसी डालें, भले उसमें धनिया डालें, जीरा डालें, चीनी डालें, नमक डालें, नींबू डालें, शहद डालें, कुछ भी जो लगता है आपको वो आप, अदरक डालें, पी लें मिला के। बस ये है दिनचर्या की बात है। अब एकाग्रता की जो बात आती है, जैसे से आप अडॉप्ट करते हैं, अपने स्वभाव को बनाते हैं, स्वभाव बनता है, इसी से स्वभाव बनता है। स्वभाव कैसे बनता है? आदतों से स्वभाव बनता है। आदतें कैसे बनेंगी? आदमी एक बार करता है, उसको अच्छा लगता है, दोबारा करता है। जो भी आप कार्य करेंगे मन को अच्छा लगेगा, वो उसकी डिमांड पुनः होएगी, वंस मोर वाली बात हो जाती है। मन को पसंद आया तो वंस मोर, ऐसा करते करते फिर वो उसके रूटीन में शामिल हो गया, हैबिट बन गई, हैबिट से उसका स्वभाव बन गया, स्वभाव से उसका एटीट्यूड बन गया, फिर एटीट्यूड बन जाएगा। इसमें खास बात क्या है, विचार जो आते हैं इसके प्रति, वो तो चलो ठीक है, उसको तो आप समझ रहे हैं, परंतु विचारों के बैकग्राउंड में इमोशंस बड़ी आती हैं, उस पर काबू पाना होता है। वो सूक्ष्म होते हैं बहुत ज़्यादा, वो विचार सूक्ष्म है, पर वो उससे भी सूक्ष्म है। विचार को तो आप कह सकते हैं मुझे थॉट आया, विचार आया, पर भावनाओं के बारे में व्यक्त नहीं कर पाते आप, वो तो आपके हाव भाव से या फिर शब्दों का इस्तेमाल करते पता लगती हैं। कुल मिला के हमें अपने श्वासों का आना जाना जो है ये याद रखना है। जीवन के जो अंतिम चरण में जब हम होता है आदमी कोई भी, अगर वो इस श्वासों के साथ जुड़ा रहता है, तो मेरा मानना ये है कि उसके अंतिम दक्ष जो इस धरती पर है, हम आकर के, जैसे मैंने बताया था, एक हॉल में एंटर किए, हॉल के वातावरण से जब हॉल से बाहर गए तो पहले एंटर और बाहर में कोई फर्क नहीं होता, वैसा ही कुछ इस प्रकार की बात रह जाए। उसके लिए अपने आप को अंतिम मानते हुए, आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरा अंतिम कार्य है, आज मेरा अंतिम है, तो ऑटोमेटिकली एकाग्रता बढ़ जाएगी। अगर आप इस मंत्र को भी याद रखते हैं तो, जो कार्य मुझे मिला है आज के दिन में, मुझे पूरी एकाग्रता से करना है, संपूर्णता को प्राप्त करना है, ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए। आप अपना 100% प्रयास करिए, ये मत सोचिए कि क्या होगा, परिणाम अच्छा ही आएगा, उसके रिजल्ट के बारे में पहले से मत सोचिए। आप अपने कार्य को लगिए भी मेरे को कार्य पूरी तरह तल्लीनता से करना है, तो ध्यान से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जैसे आप बदल रहे हैं। मोनिता जी, आप काफ़ी कुछ अच्छा बता रहे हैं, अनुभव अच्छा ले रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। फिर भी कोई बात मन में रहेगी तो आप कह सकते हैं। ये हमारे साथ उर्मिला जी जुड़ गए हैं, उर्मिला जी बात करेंगे।
जी भाई साहब। देखो टॉपिक आज का पढ़ा था आपने कि नहीं? जी टॉपिक पढ़ा था, बट आपका लेख नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरा व्हाट्सएप अभी शाम को ही शुरू हुआ, तो फिर मैं नहीं देख नहीं पाई लेख। चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ जी, मेडिटेशन ध्यान मतलब ध्यान और एकाग्रता के ऊपर था, तो आप क्या हाँ जी, समझते हाँ हैं? जी, टॉपिक सुना मैंने कुछ कुछ, और अभी मीटिंग कट गई थी, अभी दोबारा ज्वाइन कर पाई तो थोड़ा ही समझ पाई हूँ। लेकिन जिस तरह से अभी सूर्य की और प्रकृति की ध्यान की बात हो रही थी, उसने काफी मतलब अचंभित किया कि हाँ, हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो किस तरह से ध्यान पूर्वक शरीर का हर एक अंग, सूर्य, ऋतुएं, सभी किस तरह ध्यान से अपना कार्य पूरा कर रही हैं। एनर्जी का जो बहाव है वो सारे प्रकरण में पूरी क्षमता के साथ बह रहा है। हम श्वास पे ध्यान देने से कम अपने प्रति जागृत तो होते हैं। अगर जी, ध्यान श्वास पे नहीं है तो ऐसी दूसरी कोई विधि भी नहीं बनी जिस पे आप इनलाइटन हो सके। श्वास एक सेतु है संसार निराकार से जुड़ने का, और मजेदार बात जब मैं बोलता हूँ निराकार से, तो स्वयं से जुड़ने का। निराकार वो लक्ष्य नहीं है, हम खुद स्वयं है। ये अनुभूति हो जाती है आदमी को जब मेडिटेशन में गहरे तल पे पहुंच जाता है, यानी आगे चक्कर से आगे चला जाता है तो नाद ब्रह्म की आवाज सुनाई देती है, उसके बाद फिर आगे और बढ़ता जाता है। तो यहाँ आने के बाद में सरलता हो जाती है, फिर वो हर कार्य में अपनी तल्लीनता से ही पेश आता है, उसको अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको अलग से प्रयास करने पड़ेंगे, तभी उसी कुंडलिनी का जो मेन मुद्दा है, एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर, वो सुषुम्ना नाड़ी में होता है। पिंडला पिंडला लेफ्ट राइट में नहीं होता। लेफ्ट राइट में लिक्विड नहीं होता, वायु का, ये प्राण शक्ति का प्रवाह होता है, और सेंटर जो नाड़ी होती है उसमें लिक्विड भरा होता है, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना। लिक्विड वाली नाड़ी को जागृत करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने से वो जब जागृत हो जाएगी तो एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होगी। हमारे शरीर का जो मेन जूस है वो सारा का सारा नीचे न बह करके ऊपर बहेगा, और वो अपने पटल ऊपर जा करके वो शावर की तरह हो जाता है। फिर आनंद में स्थिति, खुश में स्थिति, आदमी बिल्कुल मौन में जाने का प्रयास करता है, संसार में रहते हुए भी अलग थलग दिखता है। ये सारी ऑटोमेटिकली बात हो जाती है। वो नाद की आवाज़ भी उसी की है। अभी वो जो लिक्विड यहाँ पहुँच जाता है शावर के रूप में, तो ये अंदर खुल जाता है, यहाँ से फिर अपने चेहरे से होता हुआ पूरे वापस नाभि में जाता है, तो सर्कल पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में लंबे अभ्यास में रहता है आदमी, ध्यान करता है, तो जितनी पराशक्तियाँ हैं, भाई यूनिवर्स की शक्तियाँ हैं, उन सबसे जुड़ा रहता है। तो ये शब्दों से निकले जो अर्थ है वो आसानी से समझ में भी आते हैं, और आदमी एकाग्रता पर लिख पाता है। ये गोयल साहब ने कहा कि आप भाषा बड़ी गूढ़ लिखी हुई है। ये भाषा मैंने कोई समझी थोड़ी कहीं से, मैंने कोई किताब से देख के लिखी है। ये तो क्या है, जैसे शब्द मैंने फील हुआ है एकाग्रता, तो एकाग्रता को मैंने इसका संधि विच्छेद किया तो फिर समझ में आए अनेकाग्रता, तो अनेकाग्रता बन गया ऑटोमेटिकली। तो ये शब्द पता नहीं डिक्शनरी में कहाँ लिखे होंगे मालूम नहीं, पर कहने के भाव है जब हम लिखने बैठते हैं, कुछ करने बैठते हैं, तो जब गौर से लिखते हैं, कुछ चीज़ समझ के लिखते हैं या अभ्यास करते हैं, तो स्वतः ही हमारा जो मस्तिष्क है वो एकाग्रता इतना होता है कि वो सारी नई नई चीज़ें ढूंढ लाता है, नए नए विचारों से आ जाता है। तो ये अपने आप स्वतः हो जाता है। आप करके देखिए कभी भी, लिखने के बैठिए किसी को चिट्ठी, और आप देखेंगे कहाँ से शब्द अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अनुभव पहले से हुआ है, वो शब्द आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा सर मैं समय। दोबारा पढ़ूंगा जी, हाँ जी, मैं दोबारा पढ़ूंगा और चंगी तरह। हाँ दोबारा पढ़ेंगे। देखो अनेकाग्रता यानी अनेक जगहों पे आपकी एकाग्रता, और उसको एकाग्रता में कन्वर्ट करना, यानी बहुत सारी जगहों को इकट्ठा करके एक में लाना। मैंने कई एग्जाम्पल भी दिए साथ में। अब क्या समय के हिसाब से बात लिखना होता है, छोटा लेख लिखना होता है, बड़ा लिखेंगे तो फिर और भी बात दूसरी चर्चा करते हैं, इसीलिए कुछ चीज समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हैं आप। जी सर, पढ़ेंगे दोबारा, तो दिक्कत है तो पूछ सकते हैं मेरे से आप। पक्का पढ़ूंगा जी, पक्का। हमारे साथ अभी तानिया जी जुड़े हुए हैं मीटिंग में आज। सर आपकी फोटो नहीं आ रही। मेरी फोटो नहीं आ रही? नहीं जी, अब आ रही है? नहीं जी। मेरी फोटो तो आनी चाहिए ना भाई साहब। अब आ रही है?
नहीं सब जी, आ नहीं। रही है, अब हाँ? आ रही है, अब आ रही है। हम सबको भी आ रही है भाई सब। चलो ठीक है। तानिया जी, आप अपना वक्तव्य दीजिए। आपके पास काफी शानदार अनुभव है ध्यान के बारे में। नमस्ते सभी को। हम्म, किस बारे में बोलना है? ध्यान और एकाग्रता वाला था ना मुद्दा। एकाग्रता। हाँ, ध्यान और एकाग्रता। एकाग्रता की ध्यान पे तो आपने काफी कुछ बता दिया ऑलरेडी। एकाग्रता के बारे में कुछ बोलती हूँ। पहले तो एकाग्रता की कमी कहाँ कहाँ होती है, अगर वो चीज हमें पता चलेगी तब हम एकाग्रता की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे फीमेल हैं तो वो खाना बनाते हैं हम्म, और खाना बनाते बनाते साथ में कुछ और भी कर रहे होते हैं, और मान लो कोई बच्चा है उसकी बात भी सुन रहे होते हैं। मतलब एक टाइम पे 3 या 4 काम कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होती है, जो अटेंशन है ना उसकी कमी हो जाती हम्म, है। तो उसकी वजह से हो सकता है एक भी काम पूरी तरह से ना हो। ठीक है। तो अगर हम एक ही टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं और पूरी एनर्जी वहीं पे लगा रखी होती है, मतलब हमारा मन भी वहीं पे है और हमारा जो, जिसको हम क्या कहेंगे, हमारा विवेक है वो भी वहीं पे ही प्रेजेंट है, तब हम वहाँ पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर हम मन में कुछ और सोच रहे हैं कि खाना बनाने के बाद ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो, मतलब वो प्लानिंग ही चल रही है, तो एकाग्रता नहीं है। मतलब हमारे थॉट्स जो हैं वो कहीं और चल रहे हैं और जो हमारे एक्शंस हैं वो कहीं और हैं। तो हमें अपने थॉट्स और एक्शंस को एक जैसा अगर कर लेंगे तब वो हो सकती है कंसंट्रेशन। थॉट लेस पोजीशन जो होती है वो एकाग्रता कह सकते हैं अपने। यहाँ थॉट आई नहीं। थॉटलेस तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। ये थॉट्स आते रहेंगे लगातार, उनकी स्पीड भी है। हाँ और स्पीड को थोड़ा कम करने का तरीका ध्यान है। उनको देखेंगे तो गायब हो जाएंगे वो। आप किसी चीज को देख हाँ, लीजिए, गायब हो मतलब जाएंगे। उनको सिर्फ देखते ही रहना, ऑब्जर्वेशन होती है ना। हाँ, जैसे एक बच्चा शरारत कर रहा है, उसको आप देखते रहोगे, उसको कुछ नहीं कहोगे तो वो अपने आप छोड़ देगा वो करना। उसको ये बार एक बार साइकोलॉजी रोकते है। रहेंगे, ऐसे कर, तो वो और भी ज्यादा वो चीज करेगा। सेम चीज मन के साथ हम्म, है। हम्म। आप सही अगर कह हम रहे हैं। कहते रहेंगे अपने मन को कि तूने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, मतलब अपनी एक ऐसे क्रिएट करते रहेंगे, तो फिर वो एक काम भी नहीं हो सकता। फ्यूचर वाला तो होगा या नहीं होगा, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो होगा ही नहीं। इसका मीनिंग सीधा से निकला, प्रेजेंट में ही रहना होगा। जो आपने कार्य लिया गया हाँ। है उसके अगल बगल में आगे पीछे मन क्या होता है, या तो जाता है भूतकाल में जो कर्म हम्म। किए गए हैं, या जाता है भविष्य में चिंताओं के रूप में। वर्तमान में तो हम्म। ठहरते नहीं। वर्तमान ही तो परमात्मा का नाम है। वर्तमान ही तो अल्टीमेट रिजल्ट है उस प्रार्थना का जो इतने सदियों से कर रहे हैं। वर्तमान में ही रहना एकाग्रता का दूसरा रूप है। वर्तमान में रहने का ही हम सब अभ्यास कर रहे हैं पता तरह है तरह के सबको, शब्दों को समझ फिर करके। भी वो चीज नहीं होती है, तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। हम्म, तभी कंसंट्रेशन हो सकती है, तभी मेडिटेशन कर पाएंगे। फर्स्ट हम्म, स्टेप तो यही होगा इसमें। हम्म। ठीक कह रहे हैं आप। इसमें लंबा गहरा श्वास लेना अल्टीमेट स्टेप ये है। अभी लंबा गहरा श्वास लेंगे उस वक्त विचार नहीं आएंगे। जब तक आप लंबा गहरा हम्म। श्वास लेते रहेंगे विचार नहीं आएंगे। जैसे भी श्वास छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया श्वासों की जो छोड़ने की जो लंबाई है वो 1 फुट से ज़्यादा क्रॉस कर गई तो फिर आप एकाग्र हैं। अगर उससे हम्म। कम है तो फिर आप एकाग्र नहीं है। ये पहचान हो गई। अपने आप को चेक करने का तरीका भी यही है कि लंबा गहरा श्वास लेते रहे। अगर छोटा ले रहे लंबा ले लो,
हाँ, जब आप मेडिटेशन करते करते एक स्टेज में आ जाएंगे कि मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, मौन गहरे पे चले जाएंगे, तो श्वास बहुत छोटे आएंगे, वो नोस्ट्रल के आसपास ही रह जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आकाश तत्व सक्रिय हो जाता है। आकाश तत्व लाइट होता है, वो अल्टीमेट तत्व है मेडिटेशन का, जो हमें उस ले जाता है हल्के करने के लिए। बाकी के तत्व फिर अग्नि है, वायु है, फिर जल है, पृथ्वी है, ये सारे तत्व उसके बाद है। तो अग्नि और वायु तत्व के अंदर जो मन ज़्यादा रहता है मनुष्यों का जीवन दिनचर्या में, यही क्या है, भागना, बिना मकसद के इधर दौड़ना, बिना मकसद के विचारों को चलना, मस्तिष्क को घुमाना, ये सारा उसी से हो रहा है। तो लंबा गहरे श्वास लेने का अभिप्राय पीछे से ये है, अभी इन तत्वों को क्रॉस करके जल तत्व और पृथ्वी तत्व के माध्यम से हम श्वास ले वहीं छोड़ें, तो जल और पृथ्वी दोनों ही प्रोडक्शन का कारक है, दोनों ही उन्नति का कारक है, दोनों ही समृद्धि का कारक है। तो वहाँ पे हर प्रकार से बाहरी समृद्धि और आंतरिक समृद्धि दोनों संभव है। तो जो मैं समझाऊँ यही, लंबा गहरा श्वास हमें हर तरह से, हर समस्या संसारिक हो चाहे आंतरिक हो चाहे साइकोलॉजी हो, उसमें निजात दिलाता है। तो एकाग्रता का टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि टॉपिक आगे और लंबे कहीं आएंगे, इन शब्दों से तो एक्सप्लेन कैसे करें, क्या समझ रहे हैं, ये गुड नाइट। तानिया जी, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, कोई मन में आपके और बात हो तो? थैंक यू। तो फिर आप मेडिटेशन डेली राजयोग से संबंधित करते हैं तो उससे एकाग्रता बहुत बढ़ती है। किसी बिंदु पे फोकस करना एकाग्रता को बढ़ाने का तरीका है। बाहरी आवरण में हम कोई लाइट का पॉइंट, कोई दीपक, कोई चंद्रमा, कोई सूर्य, कोई स्टार, कोई ऐसा पॉइंट पे लगातार हम बैठ सकते हैं 45 मिनट लगातार। तो ये स्थूल रूप से अपने आप को बांधने का तरीका है, इससे भी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ने के कई तरीकों में ये भी एक तरीका है। यानी आप उस वक्त श्वास वाली बात तो नहीं सिर्फ देख रहे हैं, आपको देखते देखते कई ख्याल आएंगे और उसके ख्यालों को फिर आप देखना है जो वहाँ पे विचार आ रहे हैं। अगर आप उनके साथ जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आप एकाग्र नहीं रह पाएंगे। तो उनको देख ऐसा गुजर करना कि हम सिर्फ देख रहे हैं, विचार अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, अपने आप को अपने डिसइंटीग्रेट कर लेना अपने आप को, और फिर आप बैठ के तसल्ली से मूर्तिवत बैठना पड़ेगा। क्योंकि स्थूल रूप से अगर आप हिलते डुलते रहेंगे तो इसका मतलब मन भी आप चल रहा है। स्थिर हो गए तो मन को हिलने डुलने का चांस नहीं दिया तो विचारों के अंदर भी थोड़ी गति कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके आप एकाग्र हो सकते हैं। जितने भी संस्थान बने हुए हैं कई, वो इस प्रकार की प्रक्रिया में कराते हैं। तो मंत्र से भी कराता है एकाग्र, तो मंत्र पढ़ते रहते हैं, मंत्र में फोकस हो जाता है, वो भी होता है, पर वो भी बाहर का ही है। आंतरिक ध्यान जिसे बोला, आंतरिक एकाग्रता उसको बोलते हैं। मतलब एकांत चाहिए। हाँ, वो सारे फैक्टर हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से रहते हैं। तो हमें पूरे जीवन में देखें प्रतिदिन कितने समय मिलता है, कितने मिनट मिलते हैं, इनको जितना हो सके 100% कोशिश करें जब भी याद आ जाए। क्योंकि जब आप काम में लिप्त होंगे तब आपको श्वास पे ध्यान नहीं जाएगा। जैसे ही आप वहाँ से फ्री होंगे, मुक्त होंगे, तो तुरंत जाना चाहिए भी मेरा श्वास पे ध्यान जा रहा है। खाना खाने शुरू करने से पहले, पानी पीने से पहले, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले लंबे गहरे श्वास लेने की आप टेक्निक को अपना लेते हैं तो ये आपका अभ्यास बन जाएगा और आपके स्वभाव में शामिल हो जाएगा, आदतें बन जाएंगी, और फिर यही आपका एटीट्यूड बन जाएगा कि आप उसी में रह के बात कर पाए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है, बताइए आपने पिछले 6-7 दिनों में क्या महसूस किया और ये टॉपिक को पढ़ा है तो क्या प्लस माइनस समझ में आया, क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सर जैसे
हम लोग आपने हमें समझाया जैसे मन है, मन को हमें गाइड करना है, मारना नहीं है। इस मन को जैसे ही हम लोग साध लेंगे अपने विचारों से, अपने कि हमारा फोकस कहाँ पे, किसी एक चीज पे फोकस करना है, तो सर हमें किसी भी कार्य में तल्लीनता तभी हमें हासिल होगी जब हम एकाग्र होंगे किसी एक चीज पर। सर ये तो बेसिक चीजें हैं, अपना पूरा जो ध्यान एक प्रोसेस टूल पता चल गया अब हमको। अब हम एकदम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं रूहानी सफर के कि हमें वो सब टूल मिल गया। अब उस टूल के थ्रू हम अपने आप को हर एक्टिविटी में, कोई भी छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एकाग्र, एक ही तरफ पूरा फोकस्ड होकर हम कोई भी कार्य को करेंगे तो सर उसका जो परिणाम होगा वो अविश्वसनीय होगा सर। और किसी भी चीज को सूक्ष्मता में हम तभी देख सकते हैं जब हमारा मन भी पूरा का पूरा फोकस्ड होगा। सही कह रहे हैं आप। तो ये सब चीज सर हम ध्यान साधना जो जैसे अब आध्यात्मिक सफर में जो चल रहे हैं, जिसकी यात्रा रूहानी यात्रा है, तो सर उसके लिए तो सर ये ध्यान हमें एक ऐसा बहुत बड़ा टूल, हमें साधन मिला है। जितना समय हम इस चीज को, चाहे हम कितनी बुक्स पढ़ लें सर, लेकिन हमें जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अपने आप, तो सर प्रैक्टिकल सिर्फ एक ही चीज है कि हम बार बार अपने मन को शांत करके, मन को एक तरफ गाइड करके अपने विचारों के थ्रू। उसमें लंबे गहरे श्वास का क्या महत्व है? सर या तो सर जैसे लंबे गहरे श्वास, और कोई जो नहीं करता इस चीज को तो यार मंत्र है, दो ही चीजें हैं। तो जैसे सर गुरु नानक देव जी मंत्र को बोलते हैं कि आप उसके द्वारा अपनी जो आत्मा है उसको एकाग्र, उसको भी उठा सकते हो, उसको चेतना को जागृत कर सकते हैं अपने मंत्र के द्वारा। तो ये सबका सर अलग अलग है, जैसे कुछ श्वासों के थ्रू या कुछ मंत्र के थ्रू। आप सही कह रहे हैं। जब भी ख्याल आ जाए लंबा गहरा श्वास लीजिए, आप उसी वक्त एकाग्र होकर के ध्यानस्थ हो सकते हैं, बहुत कम समय में, नाम मात्र के समय में, और पल पल हो सकते हैं। अब ये पल पल जितना आप निकालेंगे, अभ्यास करेंगे, होते चले जाएंगे, ये पल इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, तो आप उस स्वभाव में आ जाएंगे, नैसर्गिकता में आ जाएंगे। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप को, अपने आप ही होता रहेगा सारा काम। कुछ समय तक करना होता है, एक स्टेज पार कर लेने के बाद में फिर स्वतः ही होने लग जाता है। सारा ब्रह्मांड की शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, वहाँ से मदद मिलती है। आपको बार बार चेतना जगाएगी कि मुझे थोड़ी देर बैठना है, 5 मिनट थोड़ी देर बैठना है, या काम में मुझे तल्लीनता से इस तरह से करना है। तो बाहर के लगाए गए शब्दों के जाल को आप परे हो जाएंगे, उससे प्रभावित न होकर काम करेंगे। ये ऐसा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आप एक अच्छे मार्ग पर आ चुके हैं। अपने आप को चेक करने का तरीका यही है। कुछ गलती होती है तो वहाँ एकाग्रता की कमी होती, तभी तो गलती होती है। ये तो प्रैक्टिकल में भी देखते हैं अपने। तो एकाग्रता का मतलब है हमें अपनी एनर्जी को फोकस करना है, जो बिखरी हुई है हमारे कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उन सब के माध्यम से जो एनर्जी बह रही है, इन सब को इकट्ठा करने का पहला सूत्र ये है कि आप एकाग्र करने, कंसंट्रेट करिए। तो त्राटक भी आप कर सकते हैं। पूर्णिमा से आती है तो आप बैठ के शाम से चांद को 45 मिनट्स मिनिमम लगातार बिना हिले डुले देख सकते हैं, बिना आंखें झपकाए हुए। अपने आप ये आंखें भी हैं वैसी बन जाएंगी धीरे धीरे, और वहाँ से पानी बहता रहेगा, बहने दीजिए, जो कुछ भी हो रहा होने दीजिए, पर आपका फोकस कहाँ है? चांद पे। या आप दीपक जला करके उसकी लो को देख करके कर सकते हैं, या कोई लाइट, लाल रंग की लाइट प्रभावित करती है, इसके अंदर मदद करती है। मंगल ग्रह का एक रोल होता है रेड लाइट से। आप येलो लाइट से भी बैठ के कर सकते हैं, बृहस्पति की लाइट होती है वो। तो इससे क्या आपकी एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, आप अपने आप को ही देखें, अपनी शक्ल को मिरर में देखें और बार बार देखें और पूरी टोटलिटी में देखें, इससे भी एकाग्रता बढ़ती है।
और लंबे गहरे श्वास से तो अल्टीमेट इससे बड़ा तो कोई सूत्र ही नहीं है जो मुझे समझ में आया। श्वासों पे आप ध्यान रख लीजिए, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। श्वास छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, आपको पता लग जाएगा, और वैसे मन की स्थिति पता लग जाएगी। आप विचलित है, यकीन करो श्वास छोटा ले रहे हैं आप, श्वास लंबा ले लेंगे, विचल खत्म हो जाएगी। ये कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं आप। जब सुन रहे हैं सभी मेंबर लंबे गहरे श्वास लेते रहे, धीरे धीरे छोड़ते रहे, सुनते भी रहे, क्या दिक्कत है। नाभि हिलनी चाहिए, नाभि पे श्वास ठहर जाए, क्योंकि नाभि से हम जुड़े हुए हैं। नाभि हमारा मूल स्रोत है इस स्थूल शरीर के अंदर, जिससे सारी कार्रवाई हो रही है। और श्वास आ रहा है एक नोस्ट्रल से, लेफ्ट से, राइट से आ रहा है, बह रहा है सभी जगह पे, तो ये विभाजित हो रहा है ना, इस विभाजित को नहीं, आ रहा है और जा रहा है, इसी में ध्यान चला जाए, आए और चला जाए, बस ये एक मंत्र है। ये भी मेरी बात समझ में आ गई? सर क्या सर हमें आदतें बनानी चाहिए सर? हमें तो सर आदतों को तोड़ना नहीं होगा सर, कि हमको ध्यान पूर्वक कर्म करना है। जब तक संसार में रह रहे हैं आप, आदतें नित नहीं बनती हैं, नित नहीं छूटती हैं। पुरानी प्रोग्रामिंग को आप नई प्रोग्रामिंग में डाल करके उसको आप सप्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में आप जो नया कुछ सीख नहीं पाएंगे। स्वाभाविक आदतें वो दो तरह की आदतें होती हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें। तो बुरी आदतें तो छोड़नी होती ही हैं, पर अच्छी आदतों की प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो छूटेंगी। पहली बात, अगर वो सारी छूट गई हैं आपकी, तो आप फिर एक स्टेज पे पहुंच गए हैं जो सब लोग तरसते हैं वहाँ पहुँचने में। अगर ऐसा हो गया है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं हुआ है वहाँ पहुँचने में तो आप लगे रहिए। कृपा करके प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग करते रहिए। आप पिछला कुछ भी सब खुद को चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कौन सी मेरी आदत खराब है, तो आप अपने आप छूट जाएगी। जब आप उस आदत के प्रति एकाग्र हो जाएंगे तो उसको आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे साक्षी भाव से, तो गायब हो जाएगी, नया प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो हमें पल पल नया कुछ करना है ना, और गारंटी तो है नहीं कल जिंदे रहेंगे कि नहीं, अभी एक क्षण बाद रहेंगे कि नहीं, पता तो है नहीं ना। तो जो क्षण हमारे हाथ में है उस पर हम एकाग्र रहे ना, बात खत्म। आदतें वाली बात ही क्यों सोचे हम। आदतें बेहोशी का नाम है। जब आदमी उस व्यक्ति उस एक्टिविटी के प्रति बेहोश है, तब वो उसकी आदत बनी रहती है। जैसे ही उस आदत के प्रति एक्टिव हो जाता है, होश में आ जाता है, वो आदत लुप्त हो जाती है। चाय पीने की आदत है, आप चाय को ले लीजिए, बड़े गौर से एक एक सिप को पीजिए, बड़े गौर से पीजिए, पूरे होशोहवास में कंसंट्रेशन से पीजिए। नेक्स्ट पल में वो शायद चाय पीने की इच्छा भी ना करे, क्योंकि बेहोशी में सारे कार्य चल रहे हैं, खंड खंड चल रहे हैं, बिखरे हुए हैं। तो इसके लिए फास्ट रखते हैं। फास्ट रखने से क्या होता है, हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, हमारी आदतों को कंट्रोल करते हैं, खाने पीने की। और लंबे अभ्यास में क्या होता है, हमें वैसी हैबिट पड़ जाती है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता ये है कि नहीं है कि वो नहीं है। रस का, खाने के भोजन का रस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है थोड़ा, पड़ता है कम, पड़ता है, उसके अंदर फायदा हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग करनी होती है, एकाग्रता के द्वारा हमें कई लाभ मिलते हैं उससे। तो आपका कोई और मन में बात हो तो, टाइम 7 मिनट रह गए हैं। नो सर, थैंक यू सर। चलो, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी छाया बहन जी हैं, वो अपनी बात कहेंगे। जुड़े हुए ना छाया जी? हाँ जी, नमस्ते जी। आपने लेख पढ़ा होगा, उसमें कोई बात समझ में ना आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। एकाग्रता तो भाई साहब, मैं कहती हूँ ना, हम जैसे अब हमने जन्म लिया, हम बहुत कुछ साथ लेकर आए हैं पहले से, तो सब हम अलग अलग है, एक जैसे होते भी। तो कंसंट्रेशन तो क्या है कि मेरे को शुरू से आदत है, मैं मल्टीटास्क करूँ, मैं एक बार में एक काम नहीं कर सकती, मुझे बहुत स्लो लगता है। मैं एक साथ 2-3 काम करती हूँ, मैं कर ही नहीं सकती एक काम। और मेरा कभी कोई काम आज तक गलत नहीं हुआ। मैं जब किचन में जाती हूँ तो मुझे पता है 2-3 घंटे में जो कोई काम करता है ना, वो मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं किचन में जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे सोच के आती हूँ कि ये 1 घंटे में काम करना है, उसके बाद मुझे पता नहीं चलता 1 घंटा कैसे निकला है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है हम सबको समय एक जैसे ही मिला है, उतने 24 घंटे मिले हैं दिन में,
तो मैं हमेशा एक ही बात जो मतलब बच्चों को सिखाती हूँ कि मेरे अंदर इनबिल्ट आया था, मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेती कि मैं कुछ ऐसे सही है गलत है, कि मुझे ये लगता था कि आपको जो काम पूरे दिन में करना है, आप या तो उसको पूरे दिन तक खींचते रहो या पूरी कंसंट्रेशन ध्यान उसमें लगाकर जो अपने आप हो जाती है, आप उसको जल्दी करके आपके पास वो टाइम बच जाएगा एक्स्ट्रा, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे को कोई भी काम करते मेरे को कोई भी मतलब थोड़ा-सा हाथ भी शायद तेज़ चलता है, तो मैं करने के बाद मेरे पास इतना टाइम बच जाता है कि अगर कोई कहता है ना कि टाइम नहीं मिलता, तो मुझे तो उसमें भी हैरानी होती है, टाइम किस चीज़ का नहीं मिलता? टाइम तो बहुत है। मैं तो अब ऐसे कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं तो पेंटिंग के लिए भी टाइम निकल जाता है, आपको गाने सुनने हैं वो भी है, मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे घंटा निकल जाता है, मुझे पता है, सब हो जाता है मैनेज। आपको अपने उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है बात उसमें एकाग्रता की बात आती है, कि अगर मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, मैं किचन में घुसी हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को किचन में ये काम करना है, मैं अगर सब्जी बना रही हूँ तो मुझे उसका पता है कि ये सब्जी बन रही है, साथ के साथ मुझे ये करना है, अब ये करना है, मेरा ध्यान उसमें होता है। तो जब आप कंसंट्रेशन से काम करते हो, एक आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में एक काम करें, कंसंट्रेशन है तो आप 3 काम बड़े अच्छे से और कम समय में बिना अपना समय खराब किए कर सकते हैं। आपको बस जो चीज़ है वही बात है, ये प्रेज़ेंट में रहना ही है, सब कुछ है और आपके विचारों का आपकी एकाग्रता पर, स्वाश का तो पड़ता ही है, आपके विचारों का आपकी एकाग्रता पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप सोच क्या रहे हैं। अब आप क्या सोच रहे हो उससे एकाग्रता का मेरे को मुझे जो अर्थ समझ आया कि हम कहते हैं कि ध्यान करना, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कोई बैठ के ध्यान करती हूँ, तो वो आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हमेशा मुझे पता नहीं चलता अंदर 2 चीज़ें चलती रहती है, एक तो मैं हूँ और दूसरी भी मैं ही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे साथ 2 आ रही है, मैं चाय पी रही हूँ तो मैं मुझे पता है अरे चाय नहीं पीनी और मैं अपने आप के बोल रही हूँ ले पी ले, नुकसान तो तेरे को ही होगा पी। तू अपने आप अपनी मर्जी से छोड़। ये इतना क्लियर होता है, तो उससे क्या होता है कि मैं अपने आप को इसीलिए कहती हूँ मैं अपने आप को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकती। मेरे अंदर चलता है और वो चलते-चलते वो चीज़ अपने आप सही हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ मेरे को करनी है वो मुझे हमेशा के लिए ख़त्म करनी है। आज मैं ज़बरदस्ती सोचूँगी मेरे को चाय नहीं पीनी, तो हो सकता है 4 दिन बाद मेरा मन कर जाए। तो उस स्टेज तक हमें आना पड़ता है कि हम पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट कर लें। तो जब हम सोचते हैं कि मैं कई बार मुझे सबसे ज़्यादा चिंतन जो हम कहते हैं ना हम इंसान हैं, तो मुझे लगता था कि सुख-दुःख, स्वर्ग, नर्क ये क्या चीज़ है? हम इंसान होने की बात करते हैं, हम मोक्ष की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। ये क्या चीज़ इंसान को क्या बनाता है? हम इंसान का जन्म लिया है, कैसे लिए, क्यों लिए? सुख-दुःख क्या है? जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपके विचार अगर आप जो चीज़ देखना चाहेंगे, आपके सामने वही आएगा। मुझे लगता था सुख-दुःख ये भैया बहुत अच्छी बात है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, दुनिया बहुत अच्छी है। तो इसमें दुनिया को जैसे गरिमा ने कहा तो मुझे वो बहुत हँसी आई, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल मेरे अंदर आई थी कुछ साल पहले कि दुनिया तो इतनी अच्छी है, हम इस दुनिया में ही रहे ना। मुझे लगा इसमें कष्ट क्या है, दुःख क्या है? फिर मैंने जैसे किया तो जैसे दूसरा जब मैंने पहलू देखा ना इस दुनिया का, तो इस दुनिया के अंदर इतना कष्ट है और हम इंसान एक्चुअल में हम इंसान रहे ही नहीं हैं। हम में से 10% लोग इंसान हैं। बाकी हम इंसान वाली श्रेणी में जन्म लिए इंसान होके, लेकिन हमारी क्वालिटीज़ उससे बहुत लो लेवल की है। हम क्योंकि इंसान को बनाया गया था कि वो दूसरों की दुःख-तकलीफ समझे, जबकि हम दूसरों को दुःख-तकलीफ दे रहे हैं, जाने में और अनजाने में। आप अपने आस-पास देखेंगे, मैंने जितना देखा कि हम इंसान होने का इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कि मुझे तो बहुत कष्टकारी लगने है। मुझे तो मेरे को इसमें कोई गर्व नहीं है कि मैं इंसान हूँ। हम तो बहुत गलत कर रहे हैं और मेरे को इसलिए बुरा लगता है कि अगर मैं देख भी रही हूँ तो चाहकर भी हम कुछ कर नहीं पा रही, तो फिर मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं अगर प्रार्थना करती हूँ और मेरी उस प्रार्थना से कभी कहीं कुछ अच्छा होता है, तो शायद इससे आगे मैं अपने कर्मों हाथों से भी कुछ अच्छा कर सकूँ। हम लोग अपने आस-पास प्रकृति को तो कर ही रहे हैं, जो हम सब डिस्कस करते हैं कि हम प्रकृति के लिए कितना नुकसान कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं देखते हम जानवरों को इतना कष्ट दे रहे हैं हर चीज़ के अंदर, कि मैं सोचती थी कि जैसे कष्ट सब देखा हम जो भी करते हैं, मैं सोचती थी मैं भी तो डेयरी प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, मैं दूध पी रही हूँ, पता नहीं किसके हिस्से का दूध मैं पी रही हूँ। हम ये खाना खा रहे हैं, पता नहीं कितने जानवरों को मारा गया है, कीड़े-मकोड़ों को। तो देखो जैसे विचार थे, मैं सोचती थी मैं कुछ कर तो नहीं रही, क्या खाना-पीना छोड़ सकती हूँ? तो मेरे सामने एक बड़ी खूबसूरत बात आई कि ईश्वर कहते हैं कि आप जब भी खाना खाने लगते हैं ना, तो अपना खाना ईश्वर को अर्पण कर दो।
वो अर्पण करने का अर्थ ये होता है कि उसके अंदर जो भी दुख तकलीफ किसी को दी गई है उस खाने को आपके प्लेट में आने के लिए, वो ईश्वर ग्रहण कर लेते हैं, वो आप तक नहीं जाता। तो मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगी, इसीलिए तो कहते हैं हम जो अन्न खाते हैं पहले प्रार्थना करके उसको प्रसाद की तरह खाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमने ये ईश्वर को समर्पित कर दिया। यही, और जितना हम विचार ही तो है, जो मैंने देखा कि ये इतना कुछ है गलत है, तो एक तरह से ना इच्छा से खत्म हो जाती है कि क्या कर लिया हमने इंसान होके, कि तो ऐसा लगता है कि ठीक है, जब हम वो चीज नहीं कर सकते तो क्या दोबारा इस पृथ्वी पे आना है? क्या इतना हमें लोभ मिला, इतना लालच मिला है मुझे, तो मैं सोचूं कि नहीं नहीं, मैं मरने से मुझे बहुत डर लगता है, मैं ऐसे कर्म करूं। जो मैं सुनती हूँ ना, लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म कर ले ताकि अगला जन्म सुधर जाए। मैंने कहा आप अपना अलग जन्म ही सुधारते हो, हम इस जन्म की तो बात ही नहीं कर रहे। हम पहले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अगला जन्म हमारा सुधर जाए। तो मैं सोचती हूँ, तो मुझे अब वो कोई इतना, वो कहते हैं सुख दुख या जो भी है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो एकाग्रता की मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कभी कोई काम मैंने ऐसा किया हो कि मुझे लगा कि कंसंट्रेशन की कमी है, कुछ है, वो मैं कर लेती हूँ। मेरा जो एक सबसे नेगेटिव पॉइंट था, जो क्लैरिटी, हाँ को हाँ में थोड़ी सी ना होती थी, ना में थोड़ी सी हाँ। ये कंसंट्रेशन का जब आपको अर्थ समझ आता है ना, आप जितना इसको समझते जाते, एक्सेप्ट करते रहते हैं, अब हाँ मेरा हाँ है, अब ना है। पहले मुझे लगता था हाँ कर दिया तो थोड़ी सी ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो अब वो चीज क्या सिमट कर मेरे तक आ गया, अगर मुझे हाँ करना है तो हाँ है। उसके बाद कोई दूसरा थॉट नहीं है, उसमें भी किंतु परंतु नहीं जोड़ना, बस इतने को इस स्टेज तक लाना था, जो अभी तक मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं ले आई। आगे की तो बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन कंसंट्रेशन का इतना महत्व है कि आप कोई भी काम, कोई भी आपके तो विचार तो खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप खाना ही तो बना रहे हैं। और अब मुझे लगता है शायद वही ध्यान का एक तरीका है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब मैं खाना बनाने के बाद मेरे पास जो समय होता है कि कोई काम करते करते अगर मैं वही चिंतन, मेरी बातें, मुझे बात करना, मुझे बहुत पसंद है अपने आप से बात करना, जिसमें कई बार किसी को लग भी जाता है, इवन घर में भी सबको लग जाता है कि मुझे ही लग जाता है कि मैं बहुत देर से बोली, मैंने बात नहीं करी। और इसका सबसे अच्छा असर, जो कहती है हर बार हम आपकी बात सुनते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ जो मेरा व्यवहार था, मैं सोचती थी मेरे बच्चे हैं, अब मैं ये सोच के व्यवहार करती हूँ कि मैं उनकी माँ हूँ। इसी से मेरे कर्म में इतना फर्क आ गया कि हम अनजाने में कोई गलती कर रहे थे कि बच्चों को कैसे करते हैं, तो यही तो सिमटना होता है कि बात सारी आप तक आनी चाहिए, हम दूसरों पे ही लाते रहते हैं। और जब अपने आप तक लाएंगे तो मुझे लगता है दूसरों से ध्यान हटेगा, तो कहीं ना कहीं आप अपना भला कर रहे हैं, आपके विचारों की बहुत कम हो जाती हैं। विचार आते भी हैं तो एक साइड पैरेलल एक थॉट आता रहता है कि देखो तुम विचार अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे हो। मुझे पता चलता है साथ के साथ एक विचार आता रहता है कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ, तो मेरी सारी एनर्जी वहां जा रही है, मेरे को नहीं करना है। साथ साथ चलते हैं दोनों विचार, फिर उससे हट जाते हैं। मैं सोचूं कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं सोचती तो वो गलत होगा, सोचते हैं लेकिन बहुत उसी वक्त, मतलब साथ के साथ चलता रहता है, निकल जाते हैं उसमें से। मुझे लगता है तो इससे शायद कभी परिवार में है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप कभी कहीं होता है आपको वो चीज छोड़नी भी पड़ती है, जैसे मैं कहूँ कि मैं कहीं ध्यान में हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो लेकिन आप फटाफट कनेक्ट वापस हो जाते हो, एकाग्रता अगर आपके अंदर है। आप डिस्कनेक्ट होते हो तो आप कनेक्ट भी जल्दी हो जाते हो किसी भी चीज से। सही है, सही है। और अपने आप से जुड़ना शायद यही एकाग्रता है, तो आप ध्यान दे रहे हो। ये अल्टीमेट है, अपने आप को महसूस करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपनी तस्वीर बना लेना, अपने शरीर को समझ लेना, अपने किए गए कर्मों को ऑब्जर्व करना, आंतरिक शक्तियों को आप इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने मन को, अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को, अपने आप को चेक करना। किसी की मदद करो, कोई खास बात नहीं है, ना करो चलेगा, परंतु किसी का नुकसान करना गलत है। किसी के बारे में नेगेटिव सोचना महापाप है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं सोचते शांति से मौन में बैठे रहें, लंबे गहरे श्वास लेना पहली सीढ़ी है। इस पथ पर चलने के लिए जो पहली सीढ़ी है, लंबा गहरा श्वास, जो मुझे समझ में आया, कोई और रास्ता मुझे दिखा नहीं। जितने रास्ते मैंने स्थूल रूप से समझे, लोगों से देखे, बहुत लोगों के साथ रहा, देखा, किया, कई संस्थाओं में भी गया,
श्वासों का जब रिला मुझे समझ में आया, अभी इस पे फोकस किए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मेरी लाइफ बदल गई। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिव्य शक्ति, दिव्य विचार, ये श्वासों को आप देखिए, ये जिंदगी का प्रवाह, प्राण शक्ति का प्रवाह निरंतर चल रहा है। लोग इसके प्रति अचेत हैं। बोध इस बात का कि श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इसके प्रति सावधान होना, इसके प्रति अवेयर होना, होशपूर्वक होना सारे प्रकरणों में सुप्रीम है। संसारिक कार्य तो इतनी स्पीड से होएंगे पूछिए मत, क्योंकि जितना आदमी एकाग्र होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप गाड़ी चलाने वाले को देखिए, एक्सीडेंट्स होते हैं ढेले ढेले चलने वालों के लिए, जो धीरे चलते हैं ना उनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। कभी भी स्पीड वाले के एक्सीडेंट नहीं होते, बदनाम स्पीड वाला होता है, पर एक्सीडेंट होते हैं उनके जो ढीले होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना एकाग्र भी तो होगा ना। वो बिना एकाग्रता के स्पीड कैसे बढ़ा सकता है? अधिकांशतः है, मैं किसी अपवाद की बात नहीं कर रहा, मैं अधिकांशतः बात कर रहा हूँ। स्पीड से चलने वाले वाहन का जो चलाने वाला मालिक है वो बड़ा एकाग्र है उस वक्त, और इसी प्रकार ध्यान करने से हमारी जो एकाग्रता बढ़ती है, उसके बाद जब हम कार्य करेंगे कोई भी, वो बड़ा तेजी से होगा, कम सब होगा। और आपने बताया कि एक समय में 3-4 काम करते हैं, ये उसका उदाहरण है। अपने पे कॉन्फिडेंस है कि एक जगह पानी भर रहा है, इधर चाय बन रही है, दूध गर्म हो रहा है, इधर खाना बन रहा है, इधर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये आपका मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट स्किल। आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं और 3 घंटे काम को 1 घंटे में समेट रहे हैं, ये आपका मैनेजमेंट है। परंतु इसमें एकाग्रता के बिना संभव नहीं है ये। तो आपने इतनी हाई डिग्री की एकाग्रता एक्वायर कर ली है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, और इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और भी अच्छा लगता है। कोई और मेंबर रह गया हो जो बताना चाहे कोई अपनी बात ग्रुप के अंदर? समय पूरा हो चुका है, अगली बार टॉपिक कुछ नया दिया जाएगा, बात वही ध्यान की करनी पड़ेगी। बोर मत होना, तो इतना ज़्यादा इसके अंदर गहरे शब्दों के माध्यम से उतरेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ पकड़ में आ जाएगी। आज समझ में जो आएगा, अनेकाग्रता से एकाग्रता की ओर, यानी बहुत जगह फैली हुई एनर्जी को हमें एक जगह इकट्ठा करना है, ये हमारा लक्ष्य बन गया। इसी को हमें आने वाले 7 दिनों में यूज़ करना है। और इन द मीन टाइम मैं आज टॉपिक और दे दूंगा, उसके भी चिंतन करना है। फिर हम गरिमा जी का शुक्रगुजार है, मीटिंग को अटेंड करा के पूरा कर रही है कार्रवाई। तो रिकॉर्डिंग होगी जितनी भी, ठीक है, भेज देना। गरिमा जी, आपके मन में कोई प्रश्न है कि आप कंफर्टेबल हैं बात करने में? जी जी ओके ओके, ठीक है। तो लगता है सभी मेंबर अपनी बात रख चुके हैं, तो मीटिंग को हम सर वर्मा भाई साहब भी हैं। अच्छा, महावीर भाई साहब हैं क्या? भाई साहब का स्वागत है। नमस्कार। मैं पहले ज्वाइन किया था, फिर बीच में थोड़ा मैं मिस कर गया था। नहीं, आपने जो बातें की हैं मैंने सुनी। इसमें एक चीज बस, मैं चाहे इसको आप मेरी शंका कहें या बोलिए विचार कहें। जैसे आपने कहा ना कि भाई ध्यान और श्वास वो तो ठीक है, लेकिन जब हम ध्यान के बारे में जानते भी नहीं थे, तब भी मैंने देखा कि कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें पूरा आपका एकाग्रता अपने आप ही आ जाती है। जैसे एग्जाम देते थे, पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, गर्मी है ना, बस ये होता था फटाफट भाई अपना सारा काम, हमें सारे क्वेश्चन के आंसर देने। तो या कभी कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को चोट लगी, तो सब सारा फोकस अपने आप ही आ जाता है। ये पता नहीं होता कि और भी कुछ हो रहा है, नए मौसम का पता लगता, नए समय का पता लगता। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई तो तब भी एकाग्रता तो आ ही जाती है। मुझे लगता है कि एकाग्रता तो कई तरीके से आ सकती है, लेकिन ध्यान के माध्यम से एकाग्रता आने में शायद अभ्यास ज्यादा चाहिए। वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन ध्यान के माध्यम से इसमें अभ्यास की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ध्यान करने बैठते हैं तब भी कई बार एकाग्रता नहीं बन पाती है। विचार इधर उधर आते जाते रहते हैं, और जो चीजें पेंडिंग पड़ी वो कई बार बार आती रहती हैं। ध्यान में मुझे लगता है ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। एकाग्रता आसानी से प्राप्त हो सकती है। ऐसा है भाई साहब, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा साथ में। एकदम से आदमी बैठा हुआ है और अचानक कहीं से अनवांटेड कोई, एग्जांपल के तौर पे कोई बड़ा अजगर घर में घुस जाए, या कोई शेर आ जाए सामने गली में और आप मौजूद है, या कोई मोब आ जाए आपको
चिंता में डालने के लिए, उस वक्त अपने आप को बचाने की जो शक्ति होती है वो अंदर तो है ही, वो जागृत हो जाती है। तो पीछे कारण क्या हुआ? भय। भय हमारी नाभि पे इतना व्याप्त है, सब लोग भय से ग्रसित है। तभी वो कहते हैं मुझे क्या लेना देना यार, वो जाने उसका काम जाने। भय इतना व्याप्त है कि मरने से डरता आदमी बहुत ज्यादा। ये सबसे खतरनाक भय है कि मुझे शरीर नहीं छोड़ना। भले ही वो अपने जीवन काल में 50-100 लोगों की शव यात्रा में शामिल हुआ होता है, पर वो ऐसे मानता है कि मेरे को तो कुछ होगा नहीं, इन्हीं को कुछ हो गया है। इस पे भी ध्यान अगर करेंगे, फोकस करेंगे, तो पता लगेगा मेरे को भी शरीर छोड़ना है ये। और जिस पैंदे के अंदर हम इकट्ठा कर रहे हैं कुछ, जिस पात्र में हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, उसका तो पैंदा भी नहीं है। ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। आपका वाजिब प्रश्न है, जब मुसीबत आती है किसी के जीवन में, तब वो एकाग्र जल्दी हो जाता है। यानी ध्यान मात्रा बढ़ जाती है एकाग्रता की, ध्यान जल्दी हो जाता है, फोकस जल्दी होता है, अवेयर जल्दी हो जाता है। कब? जब उसके जीवन का संकट खड़ा हो जाता है। मान लो बाढ़ आ गई शहर में और सबको घर खाली करना आधे घंटे में, वो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति मौजूद अभी भी है, परंतु मेडिटेशन करने से, प्रयास करने से उस शक्ति को हम एक्टिव हमेशा के लिए कर सकते हैं। तो पहला सूत्र ये होगा कि भय से मुक्त हो जाएंगे। भय से मुक्त होते ही एकाग्रता बढ़ जाएगी, भय से मुक्त होते ही ध्यान आ जाएगा, ध्यानस्थ हो जाएंगे। भय से मुक्ति होते ही आध्यात्मिक यात्रा सफलता पर चलने लग जाएगी। भय से मुक्त होते ही एनर्जी हमारी ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाएगी। क्योंकि आकाश तत्व से मिलना हमें, तो हम पृथ्वी तत्व से मिले हुए हैं, जल तत्व से मिले हुए हैं, तो यहाँ भयग्रस्त है। अग्नि तत्व से मिले हुए हैं, वायु से मिले हुए हैं, तो यहाँ भयग्रस्त रहेंगे ही रहेंगे। इन तत्वों को पार करना जरूरी है, तब जाकर के हम आकाश तत्व से मिलेंगे, वहाँ हल्के हो जाएंगे। किसी प्रकार का बोझ दिमाग में नहीं होगा। भय, खुशी, लगाव, जितने भी अटैचमेंट्स हैं, जितने भी डिटैचमेंट्स हैं, जितने भी प्लस माइनस के समीकरण हैं, सबसे परे चला जाता है आदमी जब इंट्रोस्पेक्शन करता है। और श्वास उसका एक माध्यम है। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, इमोशंस हैं, श्वास से बाहर जाती हैं। और जब श्वास बाहर से हम ले रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी मन की जो स्थिति होती है, वैसा ही श्वास अंदर प्रवेश कर रहा होता है। एक आदमी दुखी है और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो मैं वो टॉपिक कभी नहीं लूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो शक्ति सभी में मौजूद है, परंतु शक्ति आती कब है? जब बहुत ध्यान होता है। एग्जामिनेशन में उसको कितनी एंग्जाइटी रहती है कि मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे नंबर लाने हैं, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। वो सारा कुछ भूल जाता है और इसी एंग्जाइटी में रहता है। अगर इस एंग्जाइटी को कम करना हो, थोड़ा और अच्छे नंबर लाने हो, तो उसको सिर्फ अपने प्रयास पे फोकस करना चाहिए। परिणाम जो भी होगा स्वीकार है। परिणाम फेल वाला पहले दिमाग में रख लिया जाता है तो गलती हो जाती है। ये भी एक नेगेटिव पार्ट है ये। परंतु जब तक ये बात समझ में आती है, जीवन निकल चुका होता है। मुझे जब तक समझ में जीवन निकल चुका था, मेरी अब क्या फ़ायदा इस बात का? अब तो मैं कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, परंतु रोज़ एग्ज़ाम देते हैं हम, रोज़ाना व्यवहारिक तौर पर संसार से हम निपटते हैं, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम देते हैं। तो ये शक्ति वहाँ काम आती है, पेशेंस की। थोड़ा टाइम दीजिए अगले वाले को, अगले की भावना को सुनो और बात ख़त्म। आप रिएक्शन मत दीजिए जल्दी से। और अपने भय को मुक्त करने का तरीका ध्यान ही है भाई साहब, जो मेरे को समझ में आया। और जिस दिन भय मुक्त हो जाएगा आदमी, क्या होता है कि आदमी को अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो भय मुक्त है इस बात पे, अभी मुझे कुछ ना भी काम करूँ तो भी मेरे को मिल जाएगा पैसा। परंतु अगर वो अनिश्चितता के दौर में गुजर रहा है, उसको पता नहीं है कल क्या होगा, कल के जीवन में कैसे चलाऊँगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे मैं संसार में गतिविधियाँ पूरी करूँगा, तो एक प्रकार का भय हो जाता है। ये दौर मेरे जीवन में भी आया था जब मैं नौकरी छोड़ के आ गया था। परंतु बाद में जैसे मैं ध्यान में उतरा, 1990 के आसपास की बातें हैं, तो भय मुक्त हो गया कुछ 2-3 सालों में। क्या ये तो सब कुछ पहले से फिक्स है, सब डेस्टाइन है, मुझे मेरा कर्म करना है। और धीरे धीरे बदलाव आता गया, तो भय मुक्त इसलिए हो गया तो निर्णय प्रभावित होने लग गए। डरना तो है ही नहीं किसी बात पे, यही काम होगा, बात खत्म। ज़्यादा ये हो जाएगा, बात खत्म, स्वीकार है मेरे को, मैं गलत नहीं कर सकता। ये दृढ़ता बढ़ जाएगी। दूसरा चरण फिर दृढ़ता वाला जाता है। आपकी वैल्यूज जो है वो उसमें एक्टिवेट हो जाती हैं। आपके अंदर वैल्यूज बहुत सारी हैं, वो सारी वैल्यू जो है, जैसे प्यार है, प्लेटोनिक लव बोलते हैं इसको, नैसर्गिक प्यार बोलते हैं। आपके अंदर खुशी है,
आनंद है, हर चीज के साथ समाने की शक्ति है, आपको फैलाने की शक्ति है, आप छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा करने की शक्ति रखते हैं, आप अपनी बात को परखने की शक्ति रखते हैं। ये सारी शक्तियां ध्यान से, ये भी एक चैप्टर है, इससे हमारा जो विस्तार होता है हमारे खुद की पर्सनैलिटी का, जो हम खुद हैं, वो डेवलप हो जाता है। तो भय तो खत्म उसी वक्त ही हो जाएगा, आप स्वीकार करने लग जाएंगे हर चीज को। जैसे एकाग्र होंगे हर चीज को स्वीकार कर लेंगे। सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट यही है कि आने दो भी, जो भी है देखा जाएगा, उस वक्त जो होगा मैं कर लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो क्या होगा, आप जीत गए हर तरह से। ये स्थिति प्राप्त करने काफी लोगों की है, ऐसी बात नहीं, ग्रुप के अंदर काफी मेंबर है, आपके पास भी ऐसी स्थिति है, परंतु आपने एक प्रश्न बड़ा कीमती पूछा है, तो मैं उसके लिए कहूंगा भय की वजह से ऐसा होता है। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे ये तो मैं कह रहा था कि भाई भय से भी एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता आती है। दूसरा वो भी है जिस चीज में हमें बड़ा मजा आता है, या जैसे किसी को पेंटिंग में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसी चीजें भी होती है जिसमें हम रस आता है, मजा आता है, डूब जाते हैं, फिर तब भी हमारी एकाग्रता बहुत हो जाती, तब भी हम भूल जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। ये भी एक कारण एकाग्रता का हो सकता है। हाँ, है ना, ये पॉजिटिव एकाग्रता है। यानी आप किसी कंस्ट्रक्टिव कार्य में लगे हुए, क्रिएटिविटी में लगे हुए, कंस्ट्रक्शन जहाँ भी होगा, जहाँ प्रोडक्शन होगी, जहाँ पे कुछ नया सर्जन करते सृजनात्मकता में एकाग्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपकी चॉइस का विषय है, आपकी चॉइस का विषय बन गया, आपका पैशन बन गया, कंपैशन बन गया, आप उसमें मर्ज होना चाहते हैं। जैसे ज्योतिष पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सारे काम छोड़ के भी इसमें लग रहा हूँ। अध्यात्म में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बाकी काम को भी मैं प्रायोरिटी पे नहीं लेता, छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मुझे खुद को ही नहीं पता होता कर क्या रहे, पर तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये मेरी चॉइस का विषय है। तो ऐसा आपने भी कहा, जो काम आपको अच्छा लगता है उसमें एकाग्रता स्वतः बढ़ जाएगी, स्वतः बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मन माफिक परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, आप अंदर से तैयार हैं, आप भय मुक्त हैं उस पर्टिकुलर कार्य के लिए, आप उसके परिणाम से भली बात की वाकिफ हैं, आप उसके प्रति समर्पित, बोलूंगा मैं, या एक समर्पण शब्द भी लागू होगा, समर्पण। जब परमात्मा के प्रति हम समर्पित होकर के करेंगे कोई भी कार्य है, तो हम उसको यकीन से कहेंगे ना कि वो अच्छा ही होगा। बस इतनी सी बात को अगर हमने अंदर आत्मसात कर ली जाती है, श्वासों के माध्यम समझते हैं, तो ये आपने जो बताई बात, दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव वाली बातें हैं, एक उधर और एक इधर, और दोनों का मीनिंग बड़ा गहरा है। भय अगर है तो भी एकाग्रता बढ़ने में मजबूर हो जाता है आदमी, वो नेगेटिव पार्ट हो चला गया, और भय नहीं है, भय मुक्त हो गया है, कंस्ट्रक्टिव कार्य में लगा रहा है, तो वहाँ भी एकाग्रता बढ़ जाती है। यानी एकाग्रता का रोल हर जगह पे, हर वर्ग विशेष में, हर कार्य में आवश्यक है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो है मेडिटेशन। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अभी जैसे बात हो रही कि भय जो होता है वो एकाग्र कर देता है हमको, है। जैसे अभी परीक्षा है, तो हमको अगर चाहिए अच्छा रिजल्ट, तो बच्चा एकाग्र होकर पढ़ेगा क्योंकि रिजल्ट का भय है। लेकिन सर कभी कभी शरीर का पेपर ऐसा आता है, किसी को पता चल जाए कि उसको कैंसर हो गया है, तो कैंसर या कोई ऐसी बीमारी हो गई है, कई बार शरीर का पेपर हमको ध्यान में रहने नहीं देता है। कई बार जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो शरीर की तकलीफ जो है ना, हमारे ध्यान को बहुत भटकाती है, मतलब वो तकलीफ ज्यादा अटेंशन खींच लेती है। तो कई बार ये भी होता है ना कि भय, ये जो शरीर का रोग है, ये हमारे ध्यान को जैसे भय एकाग्र करता भी है और भय एकाग्रता से हटाता भी है ना, हमारे ध्यान से हमको विमुख भी करता है। ऐसा मतलब जब शरीर में कोई ऐसी तकलीफ आ गई हो, व्याधि आ गई हो, तो हमारी एकाग्रता नहीं रह पाती है, हम परेशान हो, अगर रोग की तरफ ध्यान अगर जा रहा है, उसका कष्ट अगर ऐसा है तो। बहन जी एक बात सुनिए, आप ठहर जाएंगे, इसको बोलेंगे वहां ठहर गए आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान किसका कर रहे हैं, उस बीमारी का कर रहे हैं, बीमारी से बीमारी के मीनिंग मिलेंगे आपको। इसका रिवर्स करिए ना आप, चलो बीमार है कोई आदमी, उसका शरीर ठीक नहीं है, रुग्ण हो गया, तो उस रुग्णता को ठीक करने की तरफ ध्यान होना चाहिए ना, कि भय की चिंता करता रहेगा वो रुग्ण को ठीक करने का तरीका क्या है, लंबे गहरे श्वास ले लीजिए और आप अपने आप को उस जगह विशेष पर अपनी एनर्जी को केंद्रित करिए, उस हिस्से को आप ऑब्जर्व करिए, आंखों में सारी पिक्चर बना लीजिए उसकी, और फिर देखिए
उसके अंदर कितनी कमी आ जाती है। आप हील कर पाएंगे अपने आप को। मैं बता दूं, कोई भी दुनिया में रोग ऐसा पैदा नहीं हो जिसे समाधान ना हो। शर्त यही है कि जो अपने आप को ये मान लो भी शरीर को कुछ हुआ, मुझे तो कुछ नहीं होना, मेरी ड्यूटी तो मैं हीलर हूँ, मैं तो परमात्मा की शक्ति से ओत हूँ, मुझे हीलर हूँ, मुझे इसको हील करना है, अपने शरीर को पहले हील करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान के माध्यम से आप जहां भी शरीर में कोई व्यवधान उतरा हुआ है उसको आप फोकस करिए, आंख बंद करके उस पार्ट को आंखों के सामने ले आइए और देखते रहिए लंबे गहरे श्वास के साथ में। निश्चित जानिए बहन जी, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको अगर आप करेंगे। गरिमा ने एक सिर दर्द ठीक किया था अपना, दोबारा सिर दर्द हुआ आपको गरिमा जी? नहीं हुआ। देखो, वो सदा के लिए जड़ खत्म हो जाएगी वहां से। आप कैंसर की बात क्या, मैं कुछ भी हो बीमारी ठीक कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके अंदर उतनी दृढ़ता और विल पावर खुद के पास मौजूद हो। आप चाहें कि मुझे बाहरी शक्तियों का कोई सपोर्ट नहीं लेना, मुझे खुद को ही ठीक करना है, ये संकल्प लेकर के आप करिए, कार्रवाई हो जाएगा। जी जी जी, मैंने बहुत से लोगों ये बातचीत चल रही थी। जी जी जी, क्योंकि ऐसा कई बार सुना था कि जब शरीर का पेपर आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिल जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन किया। जी, आपका सारा जो ध्यान और एकाग्रता है उसी को ठीक करने में लगाइए, बाकी बातें छोड़िए। वो भी एक ध्यान है बहुत बड़ा। आप अपने आप को योग्य बना रहे हैं, ये भी बड़ा ध्यान है। इस पे एकाग्र करिए अपनी शक्ति को। वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। अटेंशन के साथ में जब एनर्जी जाएगी तो वहाँ हीलिंग करेगी ही करेगी, कन्फर्म है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 98.6 डिग्री तो टेम्परेचर ही है आपका फॉरनाइट में। बहुत बड़ी ताकत होती है, तो कृपा होती है, तो आप फेंचती है, काम हो जाएगा। जब आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं, अपना गर्म हाथ रखते हैं, शरीर वाला, कृपा वाला, उसका काम हो सकता है। शब्द बोलते हैं ऐसे तो उसका काम हो जाता है। तो आपका खुद का क्यों नहीं होगा? आपको उस पर ध्यान देना होगा। अगर कोई और को है उसको आप इमर्ज करिए अपनी फोटो में, आंख बंद करके श्वास लंबे करे बढ़ते, उसको भी आदेश दे सकते हैं। आप आदेश दे सकते हैं, ठीक हो जा, जल्दी उठ जा, तो वो उठ जाएगा, ठीक हो जाएगा। 2-3 बार एकाग्रता से करेंगे, जितनी एकाग्रता होगी उतना परिणाम मिलेगा। इसमें गारंटी ये है। 100 डिग्री टेम्परेचर अगर होता है भाप बनने का, तो अगर उसमें कम रहेगा तो भाप नहीं बनेगी, गर्म तो रहेगा। और तो आप बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गर्म ही माना जाएगा। आप उसको करेंगे, ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सर? एक और बात बताना चाहूंगी सर। जयश्री से मिली मैं अभी, तो मैंने बोला तुम्हारा चेहरा काफी चेंज दिख रहा है, पहले काफी बीमार सा दिख रहा था चेहरा। तो उसने बताया, मैसेज किया कि ये सब सचदेवा सर के ऑरा का कमाल है। क्या कहा? कि सर, सचदेवा सर के ऑरा का कमाल है, ये उसका आंसर था। मेरा गौरव कमाल है कि सर ने जो श्वासों के ऊपर जो सर ने इतने अच्छे से समझाया, ये उसी का कमाल है। मतलब कि इतनी पॉजिटिविटी जो उन्होंने जो भी समझाइश दी है ना, ये हम उसको अमल में ला रहे हैं, उसका कमाल है, ये उसने बताया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप खुद बहुत बड़े हीलर हैं। कृपा परमात्मा के समान आप हैं, देवी देवता हैं आप मौजूद में। अपने आप की शक्ति को पहचानना है और इस शक्ति का आपने सदुपयोग करना है। पहले अपने पे करना है। जब आपको लगे कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिर आपका जो शब्द निकलेगा, उसके बाद जब विचार निकलेंगे, वो सामने वाले को निश्चित तौर पे एक राहत देने वाले होंगे। एक प्रकार की ओरा, सही कहा, ओरा पास बैठते हैं किसी को, तो उसके पास बैठते हैं तो सामने वाले को उसमें बड़ा मज़ा आता है बैठने में, बात सुनने में, बात करने में, दृष्टि से बड़ा। क्योंकि वो एक ऐसा ओरा होता है, हर कोई चाहता है कि उस ओरे को, जो कि प्योरीफाई ओरा जितना होगा, जहाँ भी होगा, हम मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर भी तो ओरा उनका पॉजिटिव होता है, क्योंकि कई आत्माएं आके प्रार्थना करती हैं। ऐसा ही कुछ हम अपने शरीर के अंदर बैठ करके शरीर को वैसा बना सकते हैं, हमारा सिर के आसपास, बॉडी के आसपास वैसी जागृति हो जाती है। तो ये सब हम कर सकते हैं, करने योग्य हैं। इसलिए आज की मीटिंग का सारांश निकलता है कि ध्यान से करते करते अपने एकाग्रता को चेक करिए, कोई कमी है तो बढ़ाइए और परमात्मा का शुक्रगुजार पल पल करते रहिए। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए। जीवन में कभी भी शारीरिक तौर पे कोई व्यवधान नहीं आएगा, ये गारंटी मैं आपको देना चाहूँगा। अगर शरीर में छोटा मोटी कोई बात है वो भी दूर हो जाएगी, समय के अनुसार हो जाएगी। शर्त सिर्फ यही है, अपने जनरेशन विचारों के कितने प्योरीफाई करते चले जाइए, कम से कम हो। उसके लिए लंबा गहरा श्वास मदद करता है।
और बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ, कभी न कभी दिन में याद आ जाए तो लंबा गहरा सांस ले लिया जाए और भरपूर पानी पीजिए। 2 तत्व आपने सक्रिय कर लिए, तीसरा तत्व ऑटोमेटिकली जब आप इसमें एकाग्र रहेंगे, भय मुक्त होते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। किसी चीज़ को समझने से समस्या हल हो जाती है। भय को समझेंगे, भय समझ में आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो डरने वाली कोई बात रहती नहीं, अपने आप ब्रह्मांड की शक्तियाँ मदद करती हैं, यकीनन करती हैं। थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग में। धन्यवाद से स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए विराम लगाते हैं और सर सभी को नमस्कार। अच्छे जीवन की कामना करते हुए सबका बहुत बहुत